अभी हम लोग शुरू करेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट दिख जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? अंग्रेजी शासन का प्रभाव सबसे अधिक किस क्षेत्र में पड़ा था भारत में? तो वो पड़ा था आर्थिक क्षेत्र में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। वाणिज्यिक चरण 1757 1813 के बीच क्या चला था? तो वो था एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल था। कैसा काल था? एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल था। औद्योगिक चरण जो कि 1813 से 1860 तक चला था, वो कैसा था? मुक्त व्यापार का काल माना जाता है उसको। वित्तीय पूंजीवाद जो कि 1860 से 1947 तक का काल माना जाता है। ये ब्रिटिश पूंजी विनिवेश होना चाहिए, विनिवेश का काल, ब्रिटिश पूंजी का विनिवेश का काल। इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो भारत में अंग्रेजों की लूट जो है प्लासी के युद्ध के पश्चात शुरू हो गई थी। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त को अपनाया गया था, रैयतवारी व्यवस्था को अपनाया गया था, महलवारी व्यवस्था को अपनाया गया था, दहसा व्यवस्था को नहीं अपनाया था अंग्रेज। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो भारत में रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किया था दादा भाई नौरोजी ने किए थे ड्रेन ऑफ वेल्थ। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? तो वो थी कलकत्ता और आगरा के बीच बिछी थी टेलीग्राफ लाइन। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जो भू राजस्व का सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया था जमींदार लोग जो था वो प्राप्त किया था उसका लाभ। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल जो है मुंबई में स्थापित किया गया था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो करती थी मद्रास प्रांत की रैयतवारी भू व्यवस्था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? तो किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया था। रैयतवारी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो रैयतवारी व्यवस्था 1820 में लागू की गई थी। पहली बार औपचारिक रूप से महलवारी प्रथा कब लागू की गई थी? तो पहली बार औपचारिक रूप से महलवारी प्रथा 1822 में लागू की गई थी। अस्थाई बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल हैं कौन कौन से? बंगाल शामिल है, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस, ये सभी राज्य शामिल थे, ये सभी क्षेत्र।
तो इस तरह इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सही। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो भारत में बिहार जो है अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर कच्चा तटकर जो लगता था, तट का जो टैक्स लगता था, वो कारण था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक है दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। कहवा मतलब कॉफ़ी होता है। कॉफ़ी का बागान लगाया गया था वायनाड जनपद में। वायनाड जनपद में लगाया गया था। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादक जो थे दादा भाई नौरोजी थे। सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? सर थॉमस मुनरो जो है किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो वह रैयतवारी बंदोबस्त से संबंधित है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुई थी? किन नगरों के बीच हुआ? तो हुआ था बम्बई और थाने के बीच चला था। स्वतंत्रता पूर्व अवधि के ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगान भूराजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो किया गया था 89%। रैयतवारी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे कौन कौन शामिल थे? मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग, ये भी शामिल थे। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, 5। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है मार्टिन वर्ड को। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भूराजस्व व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? तो रैयतवारी व्यवस्था थी 51% भूमि पर। भारत में उपनिवेशी काल में लिटिल आयोग होना चाहिए। लिटिल आयोग जो कि 1929 का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक था कौन था? तो बैंक था अवध कमर्शियल बैंक। भारत में भारतीयों द्वारा संचालित ये पहला बैंक था अवध कमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो अंग्रेजों द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट विल का उद्देश्य था जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। तो बड़े सामंतों को आवंटित भूमि
आवंटित भूमि कैसा था? तो आवंटित भूमि जो था वो था जमींदारी प्रणाली। मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि वो कहलाता था जमींदारी प्रणाली कहलाती थी। उप किराएदारों पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि कैसा था? तो आवंटित भूमि ये था रैयतवारी प्रणाली पर था। और ग्रामीण स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त था महलवारी प्रणाली। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? तो रखा गया था चाय के व्यापार के लिए, केवल कंपनियों के लिए सुरक्षा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो अंतिम रूप से समाप्त किया गया था 1833 का चार्टर एक्ट के तहत जो है एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, व्यापारिक अधिकार को। अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसी वजह से ये पट्टा जारी नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो अस्थाई बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण से इसे अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। सही है। रैयतवारी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान निश्चित किया, इसी कारण से इसे रैयतवारी व्यवस्था कहा गया। ये भी सही है। महलवारी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महाल जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया। यह भी सही है। तो इसीलिए यह व्यवस्था महलवारी व्यवस्था कहलाई। सही है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट, जॉन शोर, इनसे संबंधित है। रैयतवारी व्यवस्था कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो, एलिफिंस्टन से संबंधित है। महलवारी व्यवस्था होल्ट, मैकेंजी और मार्टिन वर्ड से संबंधित है। तो इस तरह इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। महलवारी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उसमें शामिल है। महलवारी व्यवस्था गंगा घाटी में लागू की गई थी। दोआब के उत्तर पश्चिम प्रांतों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। मध्य भारत के कुछ भाग में लागू की गई थी। मराठों के अधिकृत प्रदेश में भी लागू किया गया था, पंजाब में भी लागू किया था। इस तरह से ये पांचों होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन डी सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो लागू हुआ था वो 1885 में हुआ था। अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक जो है वो लागू हुआ था 1886 में। दक्कन काश्तकारी अधिनियम जो लागू हुआ था 1879 में। मध्य प्रांत काश्तकारी अधिनियम 1883 में लागू हुआ था। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठाए प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया?
तो इस पत्र के अनुसार जो है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया था, अंग्रेजी भाषा को। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र कहा जाता है, तो कहा जाता है बोर्ड के घोषणा पत्र, जिसके बोर्ड डिस्पैच कहा जाता है 1854 को। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य करने वाला विधायक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, तो प्रस्तुत किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी। किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे? तो यह था अधोमुखी नियंत्रण सिद्धांत, जिसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में जिसकी स्थापना, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने किया था? कहने का मतलब हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना किसने किया था? तो किया था डेविड हेयर ने किया था। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे, तो पतन के कारण थे अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, अंग्रेज द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, इंग्लैंड में आयात की जाने वाले भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर, ये सभी कारण के वजह से जो है दस्तकारी उद्योग का पतन हो गया था भारत में। भारत में औद्योगिकरण दी इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्राकु औद्योगिकरण प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि थी, वो थी 1800 से 1850 की अवधि। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब प्रारंभ हुई? तो भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना 1850 में आरंभ हुई। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। ये विलियम बेंटिक की टिप्पणी था। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे ब्रिटिश उद्योगों की उत्पत्ति, वस्तुओं को तेज़ी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति। विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना, आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेज़ी से आवागमन, ये सभी कारण से ट्रेन बनाया गया था। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी? तो कहा था कार्ल मार्क्स ने। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई? तो पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुआ था रिसरा, जो कि बंगाल में पड़ता है। पहले आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो हुआ था बिहार में। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया, जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा? तो ये कहा था बुकानन ने। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान थी, जो कि पुनः वर्षों के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका है?
तो यह कथन था CR दास का। हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है? तो यह युक्ति था जॉन सुलिवन को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए? तो किए थे कराची अधिवेशन 1931 में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। स्ट्रेची आयोग जो 1880 लॉर्ड लिटन से संबंधित है। लियाल आयोग 1897 लॉर्ड एल्गिन से संबंधित है। मैकडोनल्ड आयोग 1900 लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। वुडहेड आयोग 1943-44 लॉर्ड बेवेल से संबंधित है। इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ए। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा था? तो ये भीषण अकाल जो 1942-43 में बंगाल में पड़ा था। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? तो वो हुए थे जूट के, कोयला के, लौह इस्पात के, मशीनों के पुर्जे के नहीं हुए थे, सूती कपड़े के हुए थे। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे? तो राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता फार्मिन कोड कब पारित किया? तो पारित किया था 1883 में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में। रेलवे विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? तो पृथक रूप से रेल बजट जो है 1925, कहने का मतलब 1924 में पारित हुआ, 1925 से लागू हुआ था। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो मिला था 1833 में। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो रमेश चंद्र दत्त हैं। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था 1913 ईस्वी में। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। यह कथन किसका है? तो यह कथन था कार्ल मार्क्स का। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? तो यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक हैं? तो हैं दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारतीय अर्थविदों में शामिल है दादा भाई नौरोजी, CR दत्त, MG रानाडे, DN गाडगिल, गोपाल कृष्ण गोखले, KT शाह, सभी शामिल हैं। तो इस तरह से इसका जवाब हो जाएगा इनमें सभी शामिल हैं। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? तो
तो हुआ था 1916 में औद्योगिक आयोग का गठन। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो 1907 में आयोजित किया गया। 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1925 में भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष थे एम विश्वेश्वरैया। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन्य ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? तो किया था दादा भाई नौरोजी ने किए थे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। कैसा परिणाम था? तो परिणाम था भारतीय कृषि एवं वाणिज्यकरण। 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? तो अपनाया गया था कौन सा नहीं, कौन सा अपनाया गया था वो जान लेते हैं। जहाँ भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना, उन्हें ऊंचे दरों पर बेचना, ये अपनाया था। भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पादक उत्पादित करने के लिए बाध्य करना। भारतीय व्यापारी का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन। मुक्त व्यापार नीति फ्री ट्रेड पॉलिसी ये नहीं अपनाया था। तो ये सही हो जाएगा इसका जवाब। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत में संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्ज के संगठक थी? तो वो थी लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाने वाली निधि। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली निधि। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? तो किया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर CIP रेलवे ने। रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सही है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3 तीनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देन थी क्या? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, सही है। तो इसमें केवल एक ही सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक ही सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। किस एक्ट के द्वारा खोया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा।